तो हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं वो है केसेस, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे सम इंपॉर्टेंट केसेस। इन केसेस में हम लोग समझेंगे कि जो पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मली जो हमने केसेस लिए हैं वो सब कंजर्वेटिव वाले लिए। क्वेश्चन में तो हम नॉन कंजर्वेटिव वाला भी करेंगे, यहां पर सब कंजर्वेटिव वाला लिया गया, जिससे कि हमें इनिशियल और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखना आ जाए, वो हमें समझ में आ जाए कि उसे हम लिखते कैसे हैं। बाकी जब WNC की बात आएगी, वही वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो आपको पीछे समझाया जा चुका है। जैसे हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताया था ना, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपको एग्जांपल्स बताए गए थे, तो वो हम यहाँ पर केस इन्वॉल्व कर लेंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले केस नंबर 1 पर। A uniform chain of length L and mass m is held on a frictionless table in such a way that its some part having length x is hanging over the edge. Find. अब इसमें दो क्वेश्चन है हमारे पास. How much work is required to pull the hanging part back on the table? The kinetic energy of the chain with which it leaves the table when released from rest. मतलब एक स्मूथ वहां पर जो टेबल है, कहीं यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन का केस भी हम लोग कर चुके हैं ना पहले, तो फ्रिक्शन वाले में भी चेन का केस आया था, बट यहाँ पर एक डिफरेंट केस है कि जैसे कोई टेबल है तो उस टेबल पर चेन को ऐसे थोड़ा सा लटका के रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये टेबल है, इसके ऊपर एक चेन को ऐसे रख दिया गया थोड़ा सा हैंग करके। तो इसमें दो क्वेश्चन है कि अगर हम इस चेन को पुल करना चाहे, पूरी चेन को हमें ऊपर लाना है, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, और अगर हम इस चेन को छोड़ देंगे तो ये स्लाइड कर जाएगी। तो जब ये स्लाइड करेगी तो जब ये चेन बिल्कुल यहां पर आ जाएगी, मतलब ये वाला एंड यहां, यानी कि पूरी चेन टेबल के बाहर आ गई, तब उस कंडीशन में इस चेन की जो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी होगी वो हमें निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बातें समझ लेते हैं, तभी ये हमें क्लियर होगा, क्योंकि एक पॉइंट फंसेगा आकर यहां पर, और वो पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी का। हम लोग यहां पर एक पॉइंट समझने जा रहे हैं, तो उसमें दो बातें हैं, एक है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं गया है तो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ऐसे रफली एक पॉइंट बता देना, एक सेंटर ऑफ मास का पॉइंट और एक पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास, यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है आपको, बस जस्ट आपको समझना है। जैसे सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिस पर हम पूरी बॉडी के मास को मान लेते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट है, तो हम पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पर मान लेते हैं, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि वो पॉइंट कौन सा होगा। भाई जैसे बॉडी के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर आप मानेंगे कि यहीं पर पूरा मास हम मान सकते हैं कि कंसंट्रेट है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम सिंपल एक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कोई भी बॉडी है उसका पूरा मास हम एक पॉइंट पर मान सकते हैं, उस बॉडी के अंदर या बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट है वो होगा जहां पर हम उसका पूरा मास इमेजिन कर सकते हैं, और उसी पॉइंट को हम लोग बोल देंगे सेंटर ऑफ मास। अब जैसे जो यूनिफॉर्म बॉडीज होती, मतलब जो सिमेट्रिकल बॉडीज हैं, मतलब यूनिफॉर्म या सिमेट्रिकल बॉडीज, सिमेट्रिकल बॉडीज का मतलब जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सब कहीं एक जैसा किया गया हो, तो ऐसी बॉडीज सिमेट्रिकल बॉडीज या यूनिफॉर्म बॉडीज होंगी। तो ऐसी बॉडीज का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब जो देखने में सेंटर लगे, ज्योमेट्रिकल का मतलब जो ज्योमेट्री उसकी है, जो उसका शेप साइज है, उसमें आपको जो देखने में उसका सेंटर लगेगा, उसी को हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहां पर एक रॉड होती है इस तरीके से, ठीक, ये रॉड है, तो इस रॉड का, अगर ये रॉड है पूरी यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब सब कहीं मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। जैसे आप चाहे इधर से 1 सेंटीमीटर काट लो, चाहे बीच से 1 सेंटीमीटर काट लो, चाहे इधर से 1 सेंटीमीटर काट लो, अगर तीनों को आप ना तोलेंगे तो तीनों का मास क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मान लिया यहां मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होता, इधर कम होता, तो इधर का मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ का मास कम होता, तो अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर काटते और इधर काटते तो दोनों के मास डिफर कर जाते। तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि सब कहीं एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन मास का किया गया। ये बात क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सिमेट्रिकल बॉडी है, तो आपसे कहा गया कि जो देखने में आपको सेंटर लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो जैसे अगर हम आपसे कहें इस रॉड का आपको सेंटर देखना है, तो सभी की नजर यहीं पर होगी, ठीक है, इस लोकेशन पर।
क्योंकि यही सेंटर में दिख रहा है, इधर से बराबर। मतलब हमारा जो देखने का तरीका है या जो ऑब्जर्व करने का तरीका, वो हमारा माइंडसेट पहले से ऐसा है कि अगर हमसे कहा गया देखने में कौन सा सेंटर लग रहा है, तो हमारा जो माइंड है वो अपने आप ढूंढ लेता है एक ऐसा पॉइंट जहां से वो पूरी बॉडी एक जैसी दिखे, मतलब पूरी सिमेट्रिकल दिखे। तो हमें ये पॉइंट मिल गया। जैसे आपसे कहा गया, मान लिया एक सर्कल हम बना दें, ठीक है, इस तरीके से हमने एक सर्कल बना दिया, तो आपसे कहा गया इसका सेंटर बताओ कहां पर होगा। तो सेंटर, या हम आपसे कहें बताओ इसका सेंटर देखो कहां है, तो सेंटर अगर हमने कहा तो सभी की नजर यहीं पर होगी, ठीक है, इस लोकेशन पर होगी। कोई ये नहीं कि कोई इधर देख रहा है, ये सेंटर है यहां पर, तो ये सेंटर किसी को नहीं दिख रहा होगा। सेंटर अगर हमने बोला तो सब कोई यहीं पर देख रहा होगा, और ये क्या है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि हमारा माइंडसेट है ऐसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि यहां से हमें हर तरफ बॉडी कैसी दिख रही है, एक जैसा दिख रहा है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। यानी कि जो देखने में सेंटर लगेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास। अगर वो सिमेट्रिकल बॉडी, ये पॉइंट जब हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे तब भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे। यही पॉइंट जो यहां पर बताया जा रहा है, यही पॉइंट वहां लिखा हुआ मिलेगा, और यही पॉइंट हम लोगों को वहां पर देखना रहेगा, ठीक है। जैसे आप यहां पर, जैसे ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में यहां पर वाटर फिल कर दिया गया ऐसे, ठीक है, इतनी डिस्टेंस, मान लिया ये h डिस्टेंस है, और इस h डिस्टेंस तक ये वाटर इसमें फिल कर दिया गया। अब आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि जितने में ये वाटर है, जितने में ये पानी भरा हो, ये कंटेनर होगा तो पूरा ऊपर से यहां पर जैसे स्क्वायर हो सकता है, या रेक्टेंगल हो सकता है, या ऐसे सर्कुलर हो सकता है, ड्रम जैसा हो सकता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि ये जो यहाँ पर वाटर है वो पूरे में एक ही जैसा वाटर फिल किया गया, तो यूनिफॉर्म वो भी हो गया। अब आपसे कहा गया इस पूरे इतने सिस्टम का सेंटर बताओ कहां पर होगा, तो सभी की नजर यहीं पर होगी, और वो भी दिमाग में डायग्राम बनना होगा 3D। 3D डायग्राम का मतलब क्या है कि जब आप इसको ऊपर से देखेंगे ऐसे, ठीक है, तो आपको यहां पर वाटर ऐसे दिखेगा, अंदर जब आप देखेंगे ऊपर से झांक कर, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा। तो यहां पर जो पॉइंट आ रहा होगा बिल्कुल सेंटर में, यहां पर अंदर गहराई में, और वो पॉइंट एक्चुअल में यहां पर होगा। तो एक तरह से अगर हम यहां पर ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे यहां पर, तो कुछ ऐसे होगा ना, तो ये पॉइंट आप सभी को क्या लग रहा होगा, इसका सेंटर, और इसी सेंटर को हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ मास कह देंगे। तो समझ में आ गया ना कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल बॉडीज है तो उसका जो देखने में सेंटर लगेगा वही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उसी को सेंटर ऑफ मास कह देंगे। जैसे मान लिया यहां पर एक चेन होती ऐसे, इस चेन को हमने ऐसे कर दिया, और हमने कह दिया कि इस चेन की जो लेंथ है वो L के बराबर है, ठीक है। तो अब आपसे कहा गया इसका सेंटर देखो, यूनिफॉर्म चेन है, इसका सेंटर देखो। तो सेंटर ऑफ मास अगर आपसे कहा गया सेंटर देखने को, तो सभी की नजर यहीं पर होगी, जितना इधर उतना इधर। तो ये वाली डिस्टेंस अगर नीचे से आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे, L/2, और इसी को हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर हमें इस पूरी बॉडी का मास मानना हो तो आप इसी पॉइंट पर मानोगे ना, सेंटर ऑफ मास पर, कि यहीं पर उसका पूरा मास कंसंट्रेट है। अगर इसका पूरा मास ये सर्किल है, या फिर ये मान लिया स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कैसा भी है, तो इस पूरे का मास आप इसी लोकेशन पर मानोगे कि वो कॉन्सेंट्रेट है, वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इसका पूरा मास इस लोकेशन पर होगा, इसका पूरा मास इस लोकेशन पर होगा, तो इन्हीं को हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर इसका पूरा मास m है तो वो m मास इस लोकेशन पर हम इमेजिन करेंगे। इसका पूरा मास अगर m है तो वो मास यहां होगा, इस पूरी रॉड का मास m है तो वो यहां पर होगा, इस पूरे का मास अगर m है तो वो यहां पर होगा। फिर हम बाकी चीजें भूल जाते हैं, बस वही पॉइंट सिर्फ ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इसकी हमें जरूरत ही क्या पड़ने वाली है कि हम इतनी देर से ये सब पढ़ रहे हैं। इसकी जरूरत यहां पर क्या है उसको समझो जरा। जैसे सपोज कर लिया हमने आपसे कह दिया कि यहां पर ग्राउंड पर एक बॉडी रखी गई है, ऐसे छोटी सी एक बॉडी है जिसका मास यहां पर मान लेते हैं m के बराबर है, ठीक है। ये एक स्मॉल m मास रखा गया, ब्लॉक रख दिया गया, या कुछ भी बॉल है, कुछ भी है यहां पर है, तो बॉल छोटी सी एक बॉल है वो यहां पर रख दी गई। अब इस बॉल का मास उसने कह दिया m, फिर उसने कह दिया भाई इस बॉल को आप h डिस्टेंस ऊपर लेकर जाओ, तो आप h डिस्टेंस ऊपर लेकर आ गए। ये ग्राउंड था, तो ग्राउंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यहां पर h डिस्टेंस ऊपर लेकर आए।
अब आपसे कहा गया इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यहां पर क्या होगी, mgh हो जाएगी ना, mgh के बराबर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए वर्क डन बताओ, तो वो भी आपको पता है यहां से यहां तक ले जाने में आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, mgh। जो वर्क करते हैं वही उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यहां तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि भाई यहां से यहां तक लेकर गए तो ये m मास था और इस m मास को हम यहां से लेकर जा रहे थे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस ऊपर गए, h डिस्टेंस, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। अब अगर आप यहां पर देखो, अगर हम आपसे कह दें कि ये जो कंटेनर है इसमें ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस वाटर की भी तो कुछ हाइट है ना, h हाइट तक हमने फिल किया। तो अगर आपसे कहा जाए यहां पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी, या फिर आपसे कहा गया कि ये जो चेन यहां रखी गई है इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी बताओ यहां पर क्या होगी। तो चेन तो यहां ग्राउंड से स्टार्ट हुई और यहां तक गई है, तो इसमें मास जो है वो किसी एक पॉइंट पर तो है नहीं। इसमें तो बड़ा आसान था, यहां था h हाइट ले गए mgh, लेकिन यहां पर क्या है, यहां से यहां तक मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इस केस में अगर आपसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप यहां पर mgh लिखेंगे। तो चलिए m तो आपने इस चेन का मास ले लिया, चेन का जो मास है वो m हो गया, और g तो आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। अब सवाल ये उठता है कि इसमें h क्या लेंगे, क्योंकि इस वाले यहाँ के पार्ट का h कम होगा, यहाँ के पार्ट का h ज्यादा, यहाँ का और ज्यादा, यहाँ का और ज्यादा, यहाँ का सबसे ज्यादा। तो कोई एक h फिक्स हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने में प्रॉब्लम होगी इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पर मान लें कि इस पूरी चेन का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, और यही सेंटर ऑफ मास पर ही इस पूरी चेन का मास कंसंट्रेट है, तो बाकी चेन से हमें कोई लेना देना तो रह नहीं गया, क्योंकि हमने माना कि पूरी चेन का मास कहां है, सेंटर ऑफ मास पर। तो वो सेंटर ऑफ मास पर है, तो इसका मतलब वो इस ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, L/2 पर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू हो जाएगा M, मतलब जो भी इसका टोटल मास है, G, और जहां H है वहां क्या रख दोगे, बस यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आपको अगर एक जगह पर मास नहीं मिल रहा बल्कि मास को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसका सेंटर ऑफ मास आप ढूंढ लो कहां है, और सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई देख लो। जैसे ये कंटेनर है, अगर आपसे कहा जाए इसमें जितना वाटर फिल किया गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी, तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या करेंगे, जैसे ग्राउंड पर रख दिया गया, अब आपसे कहा गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी। तो हमें पता है कि ग्राउंड से अगर हम h ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो इस पूरे का जो मास है वाटर का वो तो m हो गया, ठीक। अब यहां पर तो हमने रख दिया g, अब h क्या रखना है, क्या रखेंगे, h/2, क्योंकि ये सेंटर होगा ना, तो सेंटर का मतलब ऊंचाई जो हो जाएगी h है पूरी, तो सेंटर होगा h/2 पर। यानी कि जो हम यहां पर हाइट रखेंगे वो h ना रखकर क्या रख देंगे, h/2 रख देंगे, बस यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ में आ गया ना। तो हम लोगों ने ये पूरा जो कॉन्सेप्ट सीखा उसमें क्या रिजल्ट निकला कि अगर मास पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में उस मास के लिए हम सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे उसका कहां है, और उस सेंटर ऑफ मास की हाइट देख लेंगे, या सेंटर ऑफ मास को कितना ऊपर ले जा रहे हैं कितना नीचे ले जा रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करेंगे और उस सेंटर ऑफ मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वही हमें लिखना रहेगा, ठीक है। तो बस यही हमें यहाँ पर सीखना था, दो बातें तो क्लियर हो गई ना। बाकी हम सेंटर ऑफ मास आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया ना कि ये हमें जरूरत क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि हमें लिखनी होगी पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए चेन है, अब इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो आप समझ नहीं पाते इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखें कैसे, लेकिन अब तो पता चल गया ना कि अगर इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो हम उसका सेंटर ऑफ मास देख लें कितनी ऊंचाई पर है, वो कितनी ऊंचाई पर गया या कहां से कहां जा रहा है, तो हम उसको लेकर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस केस पर। तो इसमें जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट वो देखते हैं। पहला पार्ट क्या था, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। मतलब जो हैंगिंग पार्ट है उसको वापस टेबल पर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है,
अगर आप, हम तो इसका फार्मूला भी आपको बनवा देंगे, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो भी आप बहुत इजिली ये क्वेश्चन कर सकते हैं जो पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। जैसे आप सोचो कि अगर कोई चीज आपको खींचनी है, आप यहां पर देखो, जैसे ये चेन आपको दिखाई गई, तो ये यूनिफॉर्म यहां पर चेन है और इसको यहां पर हैंग कर दिया गया। तो आप ये सोचो कि ये बस हैंगिंग पार्ट ही तो आपको ले जाना टेबल के ऊपर, आपको पूरी चेन तो पहले से है टेबल पर, बस ये हैंगिंग पार्ट जितना है उतना आपको लेकर जाना है, आपको इस हैंगिंग पार्ट को लेकर जाना है। अब हैंगिंग पार्ट में प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि ये एम मास है, एम मास, इसको हम एच डिस्टेंस ऊपर लेकर जा रहे हैं, बताओ कितना वर्क किया। जो पहला वाला एग्जाम्पल था वही है क्वेश्चन ये। आप अगर एम मास को एच डिस्टेंस ऊपर ले जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, माइनस एमजीएच। आपको कितना करना पड़ेगा, प्लस एमजीएच। तो यहां से यहां तक ले जाए तो वर्क डन क्या है, एमजीएच। पहले समझ लो, बाद में लिख लेंगे सिस्टमैटिक, ठीक है। तो एमजीएच वर्क आपको करना पड़ेगा। तो बस जो ये आपको पता है तो यही तो यहां है, बस यहां पर अंतर क्या है, यहां पर मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने क्या कर लिया, यहां पर एक सेंटर ऑफ मास ले लिया, मान लिया। और सेंटर ऑफ मास अगर ये पूरी लेंथ x है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, xy2 पर। यहां पर हम इस पूरी चेन का मास मान लेंगे कंसंट्रेट है m। अब आप सोचो इस m मास को यहां से उठाकर हमें यहां ही तो पहुंचाना है। अगर सेंटर ऑफ मास हम टेबल पर पहुंचा दें तो इसका मतलब वो पूरी बॉडी टेबल पर पहुंच गई, क्योंकि हम अब पूरी चेन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास को, कि ये पूरी चेन क्या है, एक्चुअल में ये पूरी चेन यहां पर है एम मास का, यहां पर पूरा चेन यहां पर मान लिया गया, ठीक है। तो अगर हमें ये चेन ऊपर पहुंचानी तो हम उसके सेंटर ऑफ मास को ऊपर पहुंचा दें, और सेंटर ऑफ मास को यहां से यहां तक पहुंचाना है, यानी कि एम मास को अगर x/2 डिस्टेंस ऊपर पहुंचाना है तो वर्क डन कितना, mg। बस जहां h लिखा है इस h की जगह क्या लिख दोगे, x/2। बस यही इसका आंसर हो गया। स्मॉल m निकालना हमारे लिए आसान है, आपको पढ़ाया गया था उसमें न्यूटन लॉ में। तो न्यूटन लॉ में आपको बताया था कि किसी भी पार्ट का अगर मास निकालना है तो वो तरीका याद है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सेव याद है ना। तो वही लगाएंगे कि इतने का ये, तो इतने का यूनिट का क्या हो जाएगा, तो एक्स लेंथ का क्या हो जाएगा, तो उससे हम मास निकाल लेते हैं। मास निकाल लिया, उसी मास को यहां पर उठाकर हम रख देंगे, एक्स जितना पार्ट ये हैंग कर रहा है उसे यहां रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करने से आपको फार्मूला याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम दोनों तरह से आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे भी और साथ में इसका फार्मूला भी, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना सारी बात। अब हम लोग लिख लेते हैं इसे। देखो यहां पर लिख दिया गया है पहले से ही, क्या लिखा गया देखते हैं, m इज द टोटल मास ऑफ चेन, l इज द टोटल लेंथ ऑफ चेन। तो जो स्मॉल m है m/l इंटू x हो जाएगा मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। ये कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि l लेंथ का जो मास है वो कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, तो x लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू x के बराबर, और इसी को हम लोग कह देंगे स्मॉल m, ठीक है। तो यहां पर यही स्मॉल m की वैल्यू हो गई, ठीक। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई यहां पर कि मास ऑफ हैंगिंग पार्ट तो डायरेक्ट लिख दिया गया। वर्क अभी हमने क्या कहा, वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द चेन W will be equal to the work done against gravity in pulling the center of mass of hanging part on the table। मतलब इस पूरी चेन को ऊपर खींचकर लाने में जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन जितना हम सेंटर ऑफ मास को खींचकर लाने में करेंगे वही हमारा रिक्वायर्ड वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहां पर W लिखा गया उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू mgh, ठीक है। और जो ये h है उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, h की जगह पर ये x/2 आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा W इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट, जगह है सामने उसमें, तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, इट इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू mgx/2। तो हम यहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी हम क्वेश्चन में बता देंगे, लेकिन अगर हम यहां पर वैल्यू डालकर देखें तो जरा देखें क्या आएगा। यहां पर W इज इक्वल टू m की जगह पर, स्मॉल m जो है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, m डिवाइडेड बाई l इंटू x इंटू g इंटू x/2। It implies that W is equal to mg x square divided by 2l। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल m है, ध्यान देना, स्मॉल m की जगह कैपिटल m अपॉन l रखा गया।
तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू mgx² डिवाइडेड बाई 12। नोट कर लेंगे जल्दी से, नोट कर लिया ना। अब देखो जो क्वेश्चन है वो आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दे दिए गए, इसलिए इस पर क्वेश्चन जो है हमने यहीं पर एग्जाम्पल दे दिए हैं, तो हमने उधर असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स में नहीं दी, एक क्वेश्चन दिया है बस, कि यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, तुरंत पूरा क्वेश्चन सामने लिखा ही है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करके देखते हैं, तो दोनों तरह से हम क्वेश्चन को करके आपको बताते हैं। पहले इससे, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं रहता, याद बस ज्यादा रखना नहीं रहता, याद रखना होता है सेंटर ऑफ मास को हमें इतना ऊपर पहुंचाना है, तो mg और सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, और इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा mgx² टोटल था और डिवाइडेड बाई 12। ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर याद है तो इसमें बढ़िया क्या रहता है, इसमें सिर्फ आपको x की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा स्मॉल m और x दोनों की वैल्यूज को ध्यान से रखना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों तरह से बता देते हैं, फिर आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लेंगे। जैसे इसमें लिखा गया इफ 1/4 पार्ट इज हैंगिंग देन फाइंड वर्क डन, तो पूरा क्वेश्चन तो वही रहेगा जो यहाँ पर बताया गया, बस ये कह दिया गया कि अगर सिर्फ 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है तो वर्क डन बताओ। तो हम लोग एक तरीका यहाँ पर देखते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो वर्क डन है उसको लिखेंगे W इज इक्वल टू, यहाँ पर जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले वो लिख लेते हैं। 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है ना, तो जो हैंगिंग पार्ट है उसी को हमने x कहा था, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, हियर x इज इक्वल टू 1/4 है ना, तो 1/4 का मतलब L/4, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है L, तो L/4। तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन लिखेंगे तो हो जाएगा स्मॉल mg, और यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, जो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला mgx/2। अब m की जगह पर आप, चूंकि 1/4 लेंथ है तो उसका मास भी तो 1/4 हो जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे m/4 g, और x की जगह पर रखेंगे L/4 एंड डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 2, ये 2 है ना, L/4 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, mgl, mgl, और ये नीचे आएगा 8 इंटू 4 कितना, 32, ठीक, ये वर्क आ गया। अब जैसे अगर आप यहां पर सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में आपको क्या याद है, फार्मूला, तो फार्मूले में W इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला, mgx²/12। तो हम लोग यहां पर रखेंगे m कैपिटल M G x² डिवाइडेड बाई 2l। यहां पर बस हमें x की वैल्यू रखनी है mg/12, और x क्या है, L/4, तो ये हो जाएगा L/4 टू द होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां से अगर आप देखो तो W इज इक्वल टू, जब L का स्क्वायर करेंगे तो एक L कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 2 32, तो क्या आ जाएगा, mgl² डिवाइड, सॉरी L स्क्वायर नहीं, एक L कैंसिल हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई 32, वही सेम आंसर आ गया ना। तो चाहे आप इस फार्मूले में x की वैल्यू रखकर निकाल लो, और चाहे आप यहाँ स्मॉल m और x दोनों की वैल्यू रखकर निकाल लो, आंसर दोनों से आएगा। तो मैंने दोनों फॉर्मूले जो करवाए दोनों से आपको बता दिया यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको नोट करेंगे, फिर जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसको दोनों तरह से आप करके देखो। आया किसी का एग्जांपल नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, 9 mgl डिवाइडेड बाई 32। ये तो नोट कर लिया ना। तो दूसरा एग्जांपल देखो आप, दूसरे एग्जांपल में उसने क्या कहा, इफ 1/4 पार्ट इज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब जो 1/4 पार्ट है वो अब की बार हैंग नहीं कर रहा है बल्कि लाइंग ऑन द टेबल। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आप क्या लिखेंगे, हियर x इज इक्वल टू, हमें x वो लेना होता है जो हैंग कर रहा है, तो अगर इतना पार्ट ऊपर है तो नीचे कितना होगा, x इज इक्वल टू L माइनस L/4। भाई L/4 ऊपर है तो बिना घटाए भी आपको पता चल गया ना कि L/4 ऊपर है तो 3L/4 नीचे हो जाएगा। तो
तो यहां पर अगर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तब भी वही आ जाएगा 3l डिवाइडेड बाई 4। अब आपको यहां पर जो पहला मेथड है वो यूज करना है, जो फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड यहां पर क्या है, जो W है वो क्या है, mg स्मॉल m g एंड x डिवाइडेड बाई 2। आप इसमें वैल्यू रखो। अब जैसे 3l/4 पार्ट लटक रहा है तो उसका मास भी तो 3m/4 ही होगा। अगर 3/4 पार्ट नीचे है तो उसका मास भी 3/4 ही होगा। तो हम स्मॉल m की जगह रखेंगे 3m डिवाइडेड बाई 4 इंटू जी, और x की जगह पर क्या रखेंगे 3l डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये x/2 ना, x की जगह पर 3l/4 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब इसे अगर आप सॉल्व करें तो इस सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, w इज इक्वल टू, देखो यहां पर 3 इंटू 3 9 m g l एंड डिवाइडेड बाई 4 नीचे आएगा 8 इंटू 4, कितना आ जाएगा 30। सेकेंड मेथड देखते हैं। W इज इक्वल टू क्या था वो, mg x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, mg डिवाइडेड बाई 12, और x की जगह पर आप क्या रख देंगे 3l/4, 3l डिवाइडेड बाई 4 टू द होल स्क्वायर। अगेन यहां पर हम यही सामने लिख दे रहे हैं, आप चाहे तो नीचे लिख लेना। l स्क्वायर, तो एक l नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बस ऊपर आ जाएगा 9 mgl, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 कितना 32, फिर वही आंसर आ गया 9 mgl/32। तो अब आपको ये चूज करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये आसान लग रहा है या आपको ये आसान लग रहा है। जो भी लग रहा है वैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, जितना इसमें लग रहा है उतना इसमें लग रहा है, लगभग लगभग। ठीक है, तो कोई अंतर है नहीं।